देखा जाए तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो उम्र के साथ सभी को होता है। वजन की ज्यादती से देखें आपका एक तो मोबिलिटी कम हो जाती है। ये जो नमाज पढ़ना जो है ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अत्तहियात पे बैठते हैं ना, तो आपका घुटना पूरा इकट्ठा होता है और इसकी वजह से आपका जोड़ नरम रहता है, सपल रहता है और उसकी हरकत जो है ना, जोड़ की जो रेंज ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, वो पूरी रहती है। हम अपने कज़न मैरिज और इस किस्म की ख़ानदान के अंदर ही जो शादियां करते हैं ना, उसमें जो जीन्स जो है ना, उनके एक्सप्रेशन या उनके जीन डोमिनेंस वगैरह या उनके कोई जो ऐसी बीमारी जो नहीं होनी चाहिए थी, और बच्चों में आमतौर पर फ्रैक्चर जो है किसी को इग्नोर भी हो जाता है क्योंकि एक्सरे में ठीक ही नज़र आता है। अनलेस बच्चों में पोलियो की वजह से भी इम्बैलेंस स्पाइन का हो जाता है। माँ इज़ द फर्स्ट पर्सन के जो वो नोट करती है कि जी कमर में या कोई सा नुक्स है या नहीं है। पाकिस्तान में तो बच्चे को ना बहुत वजनी बैग पहना दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सेड आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर का पॉडकास्ट, ताकि आपके दिमाग में जो भी कोई वहम या फिर गलत फहमी है उसको दूर किया जा सके और तमाम जनरल पब्लिक जो है उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ताकि वो अपनी बीमारी को खुद समझ सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर दारिक सुहेल साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी कसीम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कि आम फहम जो प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों की दर्द, कमर का दर्द, लोगों को समझ नहीं आती कि कब इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कब किसी के पास दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में इसमें अगर ये आवाम समझ ले कि जी ये कमर की दर्द इन वजूहात की वजह से हो सकती है और यहाँ पे आके हमने कोई जिसे कहते हैं ना कि जुगाड़ी काम नहीं करना, आगे जाके किसी को दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको पता होना चाहिए कब ज़रूरत पड़ सकती है कि आप दिखाना चाहें लोगों को। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कदम है ये, ताकि लोगों को अवेयरनेस और उसकी जो रोज़मर्रा प्रॉब्लम जो हैं ऑर्थोपेडिक की या स्पाइन सर्जरी की, उनको समझने में उनकी मदद मिले और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करें या एहतियात कर लें कि जी कैसी एहतियात हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसके मुताबिक वो अपने आप को ढाल सकते हैं अपने आप की जिंदगी। अच्छा सर, मैं आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें, बता दें जरा हमारी ऑडियंस को। देखिए मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक सुहेल हूँ। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद मैंने एडिनबरा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा और रॉयल कॉलेज सर्जन ऑफ ग्लासगो, इन दोनों से FRCS की। उसके बाद मैंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर सर्जरी की हुई है। इसके साथ मैंने ट्रेनिंग स्पाइन सर्जरी की जर्मनी से की हुई है। इसके अलावा मैंने ऑर्थोपेडिक के अलावा जो है बाकी ट्रेनिंग स्पाइन सर्जरी के ऑर्थोपेडिक की, जिसमें ये एंडोस्कोपिक सर्जरी भी आती है, ये मैंने अमेरिका और बाकी दीगर मुल्कों से की माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सारे मुल्कों में अब जाता हूँ, वहाँ लेक्चर देता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ मैं बाकी मुल्कों में। और मैं इस वक्त मेरे ख्याल में 6-7 मुल्कों में या दूसरी यूनिवर्सिटियों में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, माशाल्लाह, जिसमें यूरोप में भी 1-2 यूनिवर्सिटी हैं और इस तरह अफ्रीका में है और फार ईस्ट में है, जिसमें एज ए विजिटिंग प्रोफेसर मैं विज़िट करता रहता हूँ। वहाँ पे लेक्चर देना और वहाँ पे उनको पढ़ना और उनको पढ़ाना दोनों ही मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके जब भी मैं जाता हूँ बीइंग एज ए विजिटिंग, मैं खुद भी सीखता हूँ और उनको भी जाके लेक्चर देना, उनको उठाना और एट टाइम्स सर्जरी भी वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आपकी काबिलियत, मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में, इवन आपको पता है इंडिया में भी लोग हमें सुनते हैं, वहां तक फैला सकें। माशाल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व किया और उसके बाद आज आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। आपकी इस काबिलियत का फ़ायदा इंशाल्लाह मैं दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। अच्छा सर, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया था आपकी खिदमत में ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ। मैंने तो मेरी अपनी छोटी सी वर्किंग के मुताबिक कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, वो भी पूछ लेता हूँ। उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जो आप हमें गाइड कर सकते हैं वो बताइएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दें, आजकल ना इवन हर दूसरे इंसान में आप देखेंगे कमर का दर्द जो है वो
बहुत ज़्यादा कॉमन है और घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें सबसे पहले तो आप इसके जो मेजर काजेज हैं वो बता दें, उसके बाद फिर मैं कोई अगला कुछ सवाल करता हूँ। देखें, ये जो घुटनों की दर्द है या कमर की दर्द है, देखें एक अगर आप बच्चे को देखें तो वो जब से चलना शुरू करता है बच्चा, शिकस्त एक वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होती है। वेट बेयरिंग जॉइंट में घुटने हैं, एंकल्स हैं, हिप हैं और बाकी कमर के जोड़ जो हैं, और ये सब में वेयर एंड टेयर होती है, शिकस्त जिसे कहते हैं। शिकस्त हर मोबाइल चीज़ में होता है, जो चाहे बायोलॉजिकल हो जैसे इंसान है या मैकेनिकल हो जैसे कोई मशीन है। तो उसमें मशीन में तो इंसान जो है खुद ही उसको मेंटेन कर लेता है, उसकी लुब्रिकेशन है, उसके जो पार्ट्स चेंज हो जाने। सिमिलरली ये जो इंसान है इसमें भी शिकस्त रेख होती है, मगर अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है कि वो शिकस्त रेख खुद ही रिपेयर होती है वक्त के साथ, और हमें पता ही नहीं चलता, हमें ना ही सिम्टम होते हैं, ना कभी दर्द हुई, ना कोई और चीज़। मगर ये कुछ अरसे बाद, उम्र के बाद या कुछ अवामिल के नतीजे में ये दर्द जल्दी भी शुरू हो सकती है। मगर अगर देखा जाए, जैसे आपने घुटनों की दर्द का कहा, घुटनों की दर्द आमतौर पे नहीं होती यंग एज में। आप 50 साल की उम्र या इसके बाद इसमें हल्की फुल्की दर्द शुरू हो जाती है, घुटना स्टिफ हो जाता है, घुटना मुड़ता नहीं पूरी तरह, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन आ जाता है। तो ये इसलिए होता है कि वो शिकस्त रेख जो चल रही होती है, जो अल्लाह ताला ने उसका रिपेयर सिस्टम खुद ही बनाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है, या बहुत ख़त्म नहीं होता, उसकी अहलियत जो सी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकस्त रेख इतनी रिपेयर नहीं होती जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो कुमुलेटिव डैमेज जिसे कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्मिटी, और जो काटे जो होती है, जो जिसे पंजाबी में मुड़कनी हड्डी कहते हैं, वो बड़ी इरोड होना शुरू हो जाती है। इरोड होने के बाद वो सतह रफ़ हो जाती है। आप जब चलते फिरते हैं तो उसके में आवाज़ें आती हैं, फिर बाज़ का ऐसे लगता है जैसे घुटना अटक जाएगा, या ऐसे लगता है जैसे आप गिर पड़ेंगे। ये सारी जो है ना, वो जो जोड़ की सतह उसकी इरेगुलरिटी की वजह से है, वो बराबर नहीं रहती, ना उसके अंदर वो रहता है कि अब इसका क्या कहना चाहिए कि एक स्मूथ मूवमेंट नहीं होती। वो मूवमेंट जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है और थोड़ी सी कम भी हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, और साथ में इरेगुलर होती है, उतनी स्मूथ नहीं होती, जिसकी वजह से दर्द वगैरह हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो उम्र के साथ सभी को होता है। इसे बीमारी नहीं कहना चाहिए, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एज के साथ होता है। एज एक कुदरती फिनोमेना है, जो होना है सभी का होता है, मगर इसका इलाज मौजूद है। आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चलें फिरें, आप अपनी खुराक बैलेंस रखें, आपका वज़न ठीक रहे और अपना मोबाइल रहें। ये नहीं कि सारा दिन आप बैठे हैं टीवी के आगे या दफ्तर में और आपने मूव नहीं करना, उससे वेट गेन भी होगा, जोड़ों की हरकत नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका वो जो कह लें कि हरकत ना होने की वजह से स्टिफनेस डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर आप चलते फिरते रहेंगे, आपका जॉइंट भी सपल रहेगा, मोबाइल रहेगा, नरम रहेगा, और उसकी कार्टिलेज की जो नशो नुमा है वो भी ठीक होती रहेगी। अगर देखा जाए एक जोड़ों में नशो नुमा, एक तो हरकत है, दूसरा उसके अंदर एक फ्लूइड होती है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जी दोबारा बोलिएगा। सिनोवियल फ्लूइड, वो फ्लूइड जो है ना वो एक न्यूट्रिशनल कह लें कि फ्लूइड है जो जोड़ की देखभाल करती रहती है, उसकी लुब्रिकेशन को मेंटेन रखती है, और लुब्रिकेशन से उसके जोड़ की जो हरकत है वो अच्छी रहती है। और वक़्त के साथ साथ वो शिकस्त रेख जहाँ पे होती है वहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या उसके अंदर जो रगड़ पैदा होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर उससे इरोड हो जाएगी। ये सारी फिजियोलॉजिकल, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो किसी हद तक एजिंग प्रोसेस या एजिंग फिजियोलॉजी जो है ना उसके अंदर आती हैं, उसका हिस्सा है एजिंग का। आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप फ्लूइड आजकल वो सिंथेटिक मिल जाती है, वो इंजेक्ट कर दें,
मगर वो अर्ली स्टेज में किया जाए तो वो बेहतर है। लेट स्टेज में फ्लूइड इंजेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिमिलरली अगर आपको चोट लगती है या आपका कोई और कोई बीमारी है जिसमें गंठिया है, जिसमें और कोई सूजन वाली, जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, वो बीमारी है जिसमें या घुटने में इन्फेक्शन होगी या कोई चोट लग गई जिससे कार्टेज डैमेज होगी, या आपके जो लिगामेंट हैं घुटने के अंदर जो रेशे हैं जो जोड़ की एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल वाले या खेल खिलाड़ी जो होते हैं उसमें क्रूशिएट लिगामेंट या बाकी जो लिगामेंट है वो जब डैमेज होते हैं तो एक जोड़ की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जोड़ की जो हरकत है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। उसके जो एक्सिस है या उसका जो महवर है जोड़ का हरकत का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल हो जाएगी और उसकी कार्टेज जो होती है उसकी इरोजन शुरू हो जाएगी, वो भी एबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से उनमें दर्द जल्दी शुरू हो जाती है। मगर अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसके अंदर जो कॉजेज़ हैं कुदरती जो है वो आपको एज के साथ जो होती है वो 50 साल 55 साल की उम्र में होती है, और कई लोगों को बहुत एज में भी जाके नहीं होती, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये एज के अलावा आपने अवामिल बताए हैं कुछ के, कुछ अवामिल की वजह से हो सकता है, जिसमें आपने एक तो मोटापा बताया, क्या मोटापा के अलावा कोई ऐसी वजह है? मोटापा एज सच देखें, वजन की ज्यादती से देखें आपका एक तो मोबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी जोड़ों की सेहत के लिए या जो की नशोनुमा या उसकी जो हेल्थ है जोड़ की, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसकी हरकत होना, और हरकत जितनी मुकम्मल से मुकम्मल तर हो सकती उतनी होना वो ज़रूरी है। अगर आप वज़न ज़्यादा हो तो आपके घुटनों के ऊपर या वेट बेरिंग जॉइंट के ऊपर आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी इरोजन या शिकस्त और रेख्त वो एक्सेलरेटेड हो सकती है। और मोटापा ऐसा अकेला नहीं है, मोटापे के अंदर और बड़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक मोटापा का एलिमेंट है कि ये अंदर इन्फ्लामेशन भी करती है। इन्फ्लामेशन एक किस्म की सोजिश ही कहना चाहिए। वो सोजिश आम फहम लैंग्वेज में शायद आप ना उसको समझ सकें, मगर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है मोटापे के साथ, जिसकी वजह से जोड़ भी ख़राब होते हैं। और जोड़ उनके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेस जो पड़ता है उससे मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जोड़ वज़न अपना मेंटेन रखें जितना आइडियल होना चाहिए या नियर आइडियल। उसके साथ आपको हरकत करनी चाहिए, यू शुड बी अप एंड अबाउट, आप हरकत करें। हरकत का मतलब ये नहीं है कि हरकत मतलब है कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, आपने उठना बैठना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, बाहर जाना, सैर करना, थोड़ा बहुत रोज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपना शुआर बनाना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इसमें एक और चीज़ बताएं, ये जो नमाज़ पढ़ना जो है ना, एक नमाज बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी हमें इसके दीनी और इस्लामी जो फ़ायद हैं वो तो हमें उसकी बरक़ात का पता ही है, मगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अत्तहियात पे बैठते हैं ना तो आपका घुटना पूरा इकट्ठा होता है, और दिन में 5 दफ़ा अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये 5 दफ़ा ना भी पढ़ें, मगर जितनी दफ़ा आप सजदा करते हैं और या अत्तहियात पे बैठते हैं आपका घुटना पूरा बेंड करता है, और इसकी वजह से आपका जोड़ नरम रहता है, सपल रहता है, और उसकी हरकत जो है ना, जोड़ की जो रेंज ऑफ मोशन जिसे कहते हैं वो पूरी रहती है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें, नीचे बैठ के पढ़ें, ज़मीन के ऊपर अत्तहियात पे बैठें, ताकि एक आपकी नमाज की नमाज, वर्जिश की वर्जिश। माशाअल्लाह। तो वो आपको वो बड़ा फ़ायदा। जो लोग नमाज कुर्सी पे शुरू करते हैं, हल्की फुल्की दर्द शुरू हुई तो कुर्सी पे शुरू करते हैं, हमारे कोलीग भी ये कहते हैं कि जी कुर्सियाँ तो शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा ख्याल नहीं है। आप ज़मीन पे अत्तहियात पे बैठें तो आपका जो है ना जोड़ नरम रहेगा और पूरी हरकत होगी जोड़ की। जब मरीज़ कुर्सी पे बैठना शुरू करता है कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद, वो 90 डिग्री से आगे जाता ही नहीं है जोड़, और जब भी वो उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं वो दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिस नहीं रहती, तो वो एक विशेष सर्कल में मरीज़ पड़ जाता है कि जी वो मैं तो बैठ ही नहीं सकता थले, नमाज दर्द होती।
वो होता ये है कि ये आप जब वो कुर्सी पे बैठना शुरू करते हैं फिर वो कुर्सी जो गए रह जाते हैं, बिल्कुल समझ गया। फिर वो 90 डिग्री से आगे नहीं, हाँ, वो इकट्ठा नहीं इकट्ठा होता, नहीं कर जब वो पाए। करती हैं तो दर्द होती है। अच्छा, मेरा अगला एक क्वेश्चन है कि आजकल आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपना जो है कंप्यूटर पे काम करते हैं चेयर पे बैठ के, जैसे इस टाइम हम बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उस वजह से काफी घंटे उनका जो है एक ही पोस्चर पे रहता है घुटना। क्या ये कमर दर्द और घुटने की दर्द में क्या किरदार अदा करता है? मेरे ख्याल में कोविड के अंदर और कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर डेवलप हुआ है ना, उसकी फिजिकल या ऑर्थोपेडिक जो फॉल आउट हैं वो ठीक ठाक हैं। घर में आप बैठे हैं, आपको कोई ना कोई किसी ने देखना है, ना किसी ऑफिस जाना है, आप निक्कर पहन के बैठे हैं और वहीं पलंग पे बैठे उल्टे सीधे पोस्चर में आगे आपने लैपटॉप रखा, उसी में काम करते जा रहे हैं अल्टीमेटली, और वहीं पे बैठे हुए। इससे आपकी हरकत कम है, आपकी मोबिलिटी कम हो गई, आप इतना चलते फिरते नहीं हैं, आप एक ही पोस्चर में, विच इज़ नॉट हेल्थी पोस्चर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बच्चे या बड़े जो भी हैं एडल्ट, वो एक डिस्टॉर्टेड पोस्चर के अंदर वो बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको कमर की दर्द जल्दी शुरू हो जाएगी। उनके घुटने भी इतने वो मोबाइल नहीं रहते क्योंकि पोस्चर गलत होता है, उसकी वजह से वो उनके जो घुटनों में दर्द और बाकी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं। और जैसे भी अगर आप चलते फिरते नहीं, आपके मसल जो है वो भी थोड़े से कंपैरेटिवली उनका मास भी कम हो सकता है और वो कमज़ोर भी हो जाते हैं। और एज के साथ मसल मास वैसे भी कम होता है। अगर आप वैसे ही बैठे रहें, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपने उठना बैठना नहीं है, या दफ्तर में बैठे या घर में अगर आप बैठे रहें कंप्यूटर के ऊपर, तो आपकी वो जो कह लें कि मोबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ होने की वजह से जोड़ भी मुतासर होते हैं। और दूसरा ये बड़ा ज़रूरी है कि हड्डियों की नशो नुमा के लिए आपका खुराक, दूध, दही, इस किस्म की चीज़ों के अलावा मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका मसल एक्टिविटी, चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, बाहर आना जाना, हल्की फुल्की गेम्स में इन्वॉल्व रखना अपने आप को, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मसल एक्टिव होंगे बोन के ऊपर तो बोन भी जो है ना वो एक्टिव रहेगी, उसके अंदर कैल्शियम और जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं वो भी ठीक रहेंगी, उसकी मैकेनिकल और फिज़िकल स्ट्रेंथ वो मेंटेन रहेगी अगर आप एक्टिव रहेंगे, आपके मसल को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप चलें फिरें, उठ के नीचे आएँ जाएँ, कमरे में फिरें। अगर दफ्तर में बैठे हैं तो दफ्तर का एक आध घंटे के बाद एक आध चक्कर कमरे के लगा लिया। और जैसे सीढ़ी उतरना चढ़ना है वो आप उतरने चढ़ें, इसमें आपके मसल भी ठीक रहेंगे, जोड़ भी ठीक रहेंगे, हड्डी की सेहत भी बेहतर रहेगी। अच्छा, ये आपने वर्क फ्रॉम होम का तो मुझे गाइड कर दिया, आप ऑफिस वाला भी आपने साथ मुझे बीच में एंड पे गाइड कर ही दिया कि अगर ऑफिस जॉब कोई करता है तो कम से कम 1 घंटे के बाद एक छोटा सा चक्कर लगा ले ताकि उसकी मोबिलिटी रहे, वो एक्टिव रहे, उसके जिस्म को चलने फिरने की आदत रहे। अच्छा, उसके बाद कमर के दर्द में पोस्चर का कितना रोल है? बिकॉज जब हमारे आजकल मैट्रेस आते हैं बहुत नरम, इसमें पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कहीं से वो दब जाता है तो पूरी बॉडी का पोस्चर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैंने अब आई थिंक सो मेरे दिमाग में जो चीज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप 4 पे सो, इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, पोस्चर का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। आपका जब आप चलते फिरते हैं, आपका जो लाइन ऑफ विजन है देखने की वो सीधी होती है और आप सीधा चलते हैं, इसमें कोई थकावट नहीं होती। अगर आपका कुब निकल आए या आपका पोस्चर किसी तरीके से गलत हो जाए और वो गलत पोस्चर परसिस्ट करे आपके चलते फिरते में भी, कई बीमारियां भी ऐसी हैं, मगर आप उसके अलावा भी अगर आप पोस्चर गलत है, जैसे बहुत सारी ख़वातीन या बंदे कुब निकाल के बैठते हैं, वो कुब आहिस्ता 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 पहले तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, बाद में पक्का हो जाता है। उसकी वजह से आपका जब पोस्चर गलत होगा तो आपके पट्टे सही, जो मसल्स हैं वो सही काम नहीं करेंगे, वो फटीग जल्दी हो जाएंगे, उसमें दर्द शुरू हो जाएगी। जब मसल्स के अंदर वो इतनी ताकत या इसकी सलाहियत नहीं रहेगी, वो हड्डियों के ऊपर एक मस्बत असर नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हड्डियाँ भी नरम हो जाती हैं और एक विशियस सर्कल सा पड़ जाता है। दूसरा जो है, आप चलने फिरने में जब होते हैं तो अगर आप कुब निकल आते हैं तो आपका देखने पे भी सामने मुश्किल होती है और देखने में के लिए आपको गर्दन को सीधा करना पड़ता है, जिसकी वजह से
कुछ अर्सा तो आप ठीक चलते हैं, मगर बाद में वो फटीग उन मसल्स की भी शुरू हो जाती है, तो आपको गर्दन में दर्द या नीचे कमर में दर्द शुरू हो जाती है, जो एक किस्म का कंपनसेटरी मैकेनिज्म से होता है। तो आम तौर पे जो आप काम करते हैं तो आप अपना पोस्चर दुरुस्त रखें। अगर आपने मॉनिटर यूज़ किया तो अपना मॉनिटर लाइन ऑफ विजन के मुताबिक तो उसको एडजस्ट करें। अगर बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो उनको भी ये बताना चाहिए कि आप कंप्यूटर टेबल के ऊपर सही तरीके से लाइन ऑफ विजन रखें और पोस्चर दुरुस्त रखें। सिमिलरली फ़ोन का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा गलत है, और फ़ोन के ऊपर बैठे बैठे वो गर्दन झुकाई होती है और आउट पोस्चर में बैठे तो वहीं से वो टेक्स्ट करते रहते हैं या फ़ोन करते, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द और कमर में दर्द शुरू जल्दी हो जाती है बच्चों में। और एक किस्म की बीमारी भी अब डिस्क्राइब की हुई है जो बच्चों में कहते हैं कि इसे कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, कि जो बच्चे टेक्स्ट करते रहते हैं उनके टेढ़ी गर्दन करके या फ़ोन सुनते रहते हैं, वो बाद में गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये तो मैंने ऑटिज्म के पेशेंट्स और ये कंप्यूटर वालों में, आईटी वालों में, बच्चों में जो कंप्यूटर या टेलीफोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, उन लोगों में, उन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मेरे ख्याल में इसको वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उनको बताएं कि ये गलत पोस्चर नहीं इख्तियार करना, आप सही पोस्चर इख्तियार करें ताकि आपका कोई दर्द वगैरह या कोई एक, क्योंकि दर्द उसी वक्त होती है जब कोई प्रॉब्लम हो नीचे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। अगर नॉर्मल अपराइट पोस्चर आपका है, मसल आपके स्ट्रॉन्ग हैं और आपका पोस्चर सही है, आपको देखने में, चलने फिरने में कोई दर्द नहीं होती, कोई एनर्जी एक्स्ट्रा सर्फ नहीं होती, ठीक है ना। ये नॉर्मल बैलेंसिंग एक्ट है जो कुदरतन हर मरीज़ के, हर बंदे के होता है। उसमें जो ही डिविएशन होती है, जब भी आपका कमर का वो टेढ़ा हो जाए पोस्चर, या कमर की कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, या आपके जोड़ जो ख़राब होने शुरू हो जाए, तो उनमें ये सारा बैलेंस जो है ना, ये कहते हैं ना, बैलेंस आउट हो गया। समझिए, तो बैलेंस आउट हो जाता है, मुझे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन ये भी था साथ कि हमारे जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं उसमें मैट्रेस और बेड मैटर। हाँ, मैट्रेस देखें, एज लॉन्ग एज आपका कमर सीधी है और आप वो बहुत नरम मैट्रेस जो होता है जिसमें कुब निकलता है वो ना इस्तेमाल करें, इट शुड बी फर्म। बिल्कुल सही। और दूसरा, चारपाई अगर आपको जो सही उसको इसकी जो क्या कहते हैं पीछे जो, हाँ जी, मतलब उसको चारपाई टाइट कर लो, फर्म, हाँ फर्म हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं। तो इसमें मतलब हाँ, नरम गद्दा नहीं होना चाहिए। हमें अपना पोस्चर सही रखना है, वो जिस तरह पोस्चर सही रखें। बिल्कुल। और पोस्चर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है, लोग दो सराहने लेते हैं जी, दो सराहने लेते हैं, हाँ, और फोल्ड करके लेते हैं, जिसकी वजह से गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कुछ अरसे बाद दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में मैं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये मेरा भी प्रॉब्लम है। तो वो जो है वो एक सराहना लें, और सराहना अपने सर के नीचे नहीं, वो कंधों के दरमियान जो इलाका है ना वहाँ पे रखें ताकि आपका पोस्चर सही रहे। और दो सराहने या उसको सराहने को दोहरा करके नहीं लें, इससे वो पोस्चर आपका गलत होता है, जो शुरू में तो कुछ नहीं कहता मगर अल्टीमेटली दर्द शुरू हो जाता है। ये मैं जरा क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहूँगा। जो अगर आप सीधे पोस्चर पे लेटे तो दो तकिए तो आपको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, बट जब आप साइड में मतलब साइड कर पे लेते हैं ना, तो फिर अगर एक तकिया हो ना तो फिर सर ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप मोटे नहीं, आप उसको इस तरीके से रखें ना कि ताकि वो आपका मतलब पोस्चर क्लियर रखो। इन शॉर्ट आपको अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तकियों का नहीं, पोस्चर का ख्याल रखना है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि ये जो विटामिन डी या कैल्शियम है, इसकी कमी से भी डेफिनेटली आप में ये जो है दर्दों का आगाज हो सकता है। देखिए, विटामिन डी जो है ना खाली हड्डियों के लिए नहीं बेहतर, ये तकरीबन जिस्म के सारे जो अज़ा हैं उनके लिए ज़रूरी है। मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ जो है उसकी जो डिपेंडेंस है विटामिन डी के ऊपर ठीक ठाक डिपेंडेंस है। ये ना के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, बल्कि कैल्शियम के जो हड्डियों के अंदर या मसल्स के अंदर एसिमुलेट करता है या उसके अंदर हेल्प करता है उसकी सेहत के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये
विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ डेफिशिएंसी इसकी खासी पाई जाती है, डिस्पाइट कि हमारे यहाँ सूरज बहुत है, धूप है, मगर हम उसका खातिर खा इस्तेमाल नहीं करते, ना ही फ़ायदा उठाते हैं उससे। जो हम खुराक में विटामिन डी लेते हैं या और विटामिन लेते हैं, वो पक पका के हम ऐसा उसका आप भी कुछ गाइड कर करते सकते हैं कि तो विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए भी बेहतर है, मसल के लिए भी बेहतर है। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि जी पट्ठों में दर्द होती है, उनकी विटामिन डी देखें तो विटामिन डी उनकी खासी कम होती है। आप उनको विटामिन डी कैप्सूल या उनके जो इंजेक्शंस हैं आप उनको वो देने शुरू करें तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ आप बता सकते हैं कि एक ह्यूमन को नॉर्मल इतने घंटे या इतने मिनट की धूप जरूर लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ गाइड किया जा सकता है? तकरीबन मेरा ख्याल है कि घंटा के एक भी सन एक्सपोजर हो तो ठीक है, मगर हमारे यहाँ चूँकि लोग अवॉइड करते हैं कि जी तेज़ धूप में ना निकलेंगे। सर्दियों में तो मेरा ख्याल है ठीक है, मगर लोग फिर भी सर्दियों में भी ऊपर कोई चादर वगैरह या ऊपर कोई शेड ले लेते हैं। मगर मेरे ख्याल में अगर आप सूरज में रोशनी में चलें फिरें और अपने आप को सन में एक्सपोज करें तो उससे वो विटामिन डी ठीक ठाक मिल जाती है। अच्छा, अल्लाह पाक ने हमारे लिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेमेडी मतलब इलाज रखा नहीं, है। अल्लाह ताला ने But तो बहुत कुछ हमें अब दिया हुआ है, हम खुद नहीं खुद ही इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एक्सरसाइज से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना जेनेटिकली वेट ज्यादा होता है बट वो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अभी भी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ बट मैं वेट गेन करता जा रहा हूँ जिसमें खुराक मैटर करती है, मानता हूँ। लेकिन ऐसे और भी बहुत से मैं लोगों को जानता हूँ जिनका वेट अच्छा है लेकिन उनकी एक्सरसाइज डेली की कम से कम 1 घंटा है। क्या उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम जल्दी आ जाएगी दर्दों वाली या उनकी एक्सरसाइज की वजह से उनको हेल्प होगी और वो बच नहीं, जाएंगे? ये जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड ओबेसिटी है ना, ये डिफरेंट चीज़ है। इसके साथ और बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, फिर इसी तरह इनके साथ लिपिड प्रॉब्लम होती है इनको, और सिमिलरली इनको जिगर के मसाइल भी होते हैं। तो ये जो फेमिलियल या जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें ये आम जो मोटापा है खुराक वाला या इमोबिलिटी वाला वो नहीं है। ये खुराक से थोड़ी सी मुश्किल कंट्रोल होती है, मगर इसके बावजूद आप खुराक को मेंटेन करें। कम से कम वो फैक्टर तो आप इस्तेमाल करें ना जो आप कर सकते हैं। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कम लें, आप चिकनाई कम इस्तेमाल करें, आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सब्जियां ज़्यादा या सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो अपनी जो है फैट वो कंज्यूम हो। बिल्कुल ऐसे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इस तरह से कोई एक्सरसाइज करता रहे, अगर उसका वेट है मतलब अभी है वेट और वो मुसलसल अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, तो वो जो उसको ये जो फटीग पड़नी है सपोज करें 50 साल की उम्र में, तो क्या ये उससे 50 साल की उम्र में जाके बच सकेगा अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करता हो? हाँ, मेरे ख्याल अगर आप मेंटेन कर लेते हैं वज़न अपना, तो अपने जोड़ और हड्डियों को बहुत बेहतर हालत तक रख सकते हैं आप। मगर ये जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है ओबेसिटी, इसमें प्रॉब्लमें जल्दी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज बताएं, क्या इसका कोई अर्ली साइन होते हैं कि इंसान को पहले से कुछ ऐसे साइंस पता चल जाए कि आप उसको अब जल्दी से अपनी या वेट कम करना या एक्सरसाइज बढ़ा ले, यही ना हो कि आगे जाके उसको कमर दर्द या फिर नहीं, कॉमन सेंस है कि इसमें जब आपका वजन ज़्यादा होगा तो इसके अंदर आपके पोस्चर गलत हो जाएगा, आपके स्पाइन के मैकेनिक्स गलत हो जाएंगे, आपके शिकस्त और रेख्त या जिसमें ये कहते हैं ना कि जोड़ घिस गए हैं कमर के या घुटनों के, वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। और फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर एक होती चीज़, वो जल्दी शुरू हो जाएगी कमर में। और उसके अलावा और छोटे छोटे मसाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें जल्दी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपके मैकेनिक्स ख़त्म हो गए या डिस्टर्ब हो गए। अपराइट आपका जो पोस्चर है वो आप मेंटेन नहीं कर सक रहे। आपका मैकेनिक्स में जितना पेट आगे जाता जाएगा उतना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आगे निकल जाएगा, और आपको करेक्ट करने के लिए आप जब सीधा खड़े होंगे तो आपके कमर के जो छोटे जोड़ जो हैं इसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ेगा और उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, जिसमें शिकस्त वहाँ शुरू हो जाएगी और दर्द शुरू हो जाएगी। उसके साथ और कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखें कि इन लोगों में
जब चलते फिरते हैं या खड़े होते हैं तो उनकी टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, टांगें सो जाती हैं, चलने फिरेंगे तो फिर उनकी टांगों में दर्द शुरू और टांगों का सनसनाहट आ जाती है। ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल मैकेनिक्स की वजह से आ जाती हैं। और एबनॉर्मल मैकेनिक इसलिए कि आपका वेट ज़्यादा, वेट से आपका पोस्चर ज़्यादा, पोस्चर को करेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान। ये जो वेट है ना, ये बहुत ज्यादा बीमारियों का वेट सबब बहुत है। ज़्यादा, हाँ, मतलब ये घुटनों के दर्द से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑलमोस्ट हर तरह बेशुमार के, इवन हार्ट अटैक तक भी ले जाता ऑफ है। कोर्स, हाँ। मतलब मोटापा जो है आपको कब्र तक ले जाता है। हाँ, कब्र तक तो सभी ने जाना, मतलब मगर एक कोई ना कोई वैसे- वसीला बन जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मोटापे के साथ साथ ना स्ट्रेस जो हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा बीमारियों का काज बनता है। क्या इन चीजों में भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं होता है या नहीं? इसमें कोई किसमें? ये जो हमारे कमर दर्द, वैसे तो मुझे नहीं पता। ऐसा सच नहीं है, मगर आप अगर स्ट्रेस की वजह से आप खाते ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली ये फिर मतलब हो काज जाएगा। इनडायरेक्टली हो स्ट्रेस गया। की वजह से आप इतना इंटरेक्ट नहीं करते, आपका समझ गया। डिप्रेस रहते हैं, आपका इंट्रोवर्ट रहते हाँ, हैं, लोगों से नहीं मिलते, आप लोगों से नहीं मिलते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो आपका तो जो है आउटलुक वो मैं समझ खराब हो गया। जाएगा, फिर आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, फिर आपके पट्टे कमजोर होने, फिर हड्डियों में भी नरमी आ जाएगी। अगर आप उसको स्ट्रेस के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ जो है जितनी डिप्रेशन की और ये सारी हड्डियों और मसल्स को इफेक्ट करती, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेस का ऐसा डायरेक्ट को लंबा चौड़ा नहीं, मगर इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। अच्छा, इसके अलावा मैं नेक्स्ट पूछूंगा, जो माशाल्लाह आपने जो बुक लिखी है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और आपको ऐसी क्या जरूरत फील हुई जो आपने ये किताब लिखी? नहीं, ऐसा मेरा शुरू में ही थी कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर बाकी लोगों की मैं देखता हूँ कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक होती है, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं होता। बाहर के लोग जो हैं, जहाँ पे दूसरे मुल्कों में रहते भी हैं, बहुत खाल बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली किया होता है। तो मेरे ख्याल में है कि क्यों ना एक अपने मुल्क के लिहाज से बिल्कुल, माशाल्लाह, किताब लिखी जाए। तो मैंने कोशिश की कि भी लिखूं। मैंने अपने यारों दोस्तों ने कहा, नहीं तेरी तो मत मारी गई, ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने छोड़ा तो नहीं, मगर मैं लगा। क्रिएटिव लोगों को ना पहले से रोका जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़े नाम है प्रोफेसर लंकी, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उससे भी मैंने डिस्कस किया, तो कहते कि नहीं आप शुरू करें। तो हमने उससे मिलके फिर बाकी हमारे और दोस्त मिलते गए, जो बाकी यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से इवन, और पाकिस्तान से भी कुछ कोलीग हैं हमारे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो मैंने कोई 1.5 साल के अंदर तकरीबन ये काम कर लिया माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक है। गिव्स लॉट ऑफ गुड इंसाइट इनटू स्पाइनल प्रॉब्लम, जो पाकिस्तान के लिहाज से भी ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की माशाल्लाह कोशिश की है। डेफिनेटली जब आप इंटरनेशनल ये जो है ये पाकिस्तान में भी हमने तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस में भिजवाई हुई है, मगर इसके अलावा जो है ये बाहर खासी गई हुई है माशाल्लाह, तकरीबन ऑलमोस्ट खासी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटियों में। माशाल्लाह, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है कि माशाल्लाह। तो मैंने ये ऐसी छोटी सी कावशी थी, ऐसी कि नथिंग नहीं, एक्चुअली मैं एक चीज ये कहता हूँ कि देखे, नहीं हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं कर पाता। लोगों को असल में कोशिश इसलिए नहीं करते, उनको होता है कि लोग क्या कहेंगे, जैसे आपको भी कहा। हमारे लेकिन आपने माशाल्लाह करके दिखाया। हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारे जो मुल्क के हालात या माशी हालात ऐसे हैं कि हम मेजॉरिटी उसी में मसरूफ़ रहते हैं या उसी में उलझ जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। बाकी हमारे टैलेंट कम नहीं है, हमारे डॉक्टर्स, लेकिन वो ज्यादा बाहर चले जाते हैं लिहाज से। नहीं, बाहर वाले भी और जो अंदर के मुल्क हैं वो भी सारे बहुत ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में जो आजकल जो यंगस्टर हैं वो बहुत टैलेंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शार्प हैं इन एवरी गिवन एस्पेक्ट। और मेरे ख्याल में हम और हमारे यंगस्टर जो है ना, बाहर के लोगों से कम नहीं है। नहीं, हम हमारी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लॉजिस्टिक्स डिफरेंट हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है वो
पजीराई नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है, जरा ही नहीं है। गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं और वो दे डोंट हैव टाइम कि जी आम को, ना ही उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि जी ये इस मुल्क को या इस शोबे को हमने कहाँ के लेके जाना है। उनका कोई ऐसा मेरे ख्याल में कोई विजन नहीं है। चले, मुझे बड़ी खुशी हुई जो आपने माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया। और नहीं, ये तो अपनी सारी सिर्फ एक है, मगर मेरे ख्याल में और भी खासी हैं कंट्रीब्यूशन। ये इसी कमरे में छपी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी फोटो भी देखो ना, पीछे ऐवी माशाल्लाह सर, ऐवी है जी। ये सर की किताब है माशाल्लाह, जो सर ने यहाँ पे खुद से लिखी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। और हमारे पाकिस्तान के लिए ये फख्र की बात है कि पाकिस्तान से बाहर भी यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत से काबिल डॉक्टर हैं, बट हाँ उनकी पिजराई वही बात है कि थोड़ी सी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके लिए, इन तमाम डॉक्टर के लिए मुख्तलिफ पॉडकास्ट लेके आएगा ताकि आप तक उन डॉक्टर की पिजराई हो सके। अच्छा सर, ये भी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी सर की किताब है जो है ना 13-14 मेरे ख्याल किताबें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अलावा इंडिया से मेरे चैप्टर छप चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जर्मनी से, इंग्लैंड से, अर्जेंटीना से, माशाल्लाह, वेनेजुएला से, ईरान से। माशाल्लाह सर, आपने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। वेल, जो रूटीन है वही करता है, माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरे ख्याल में हम सारे ही कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसी इसी चैलेंज के साथ रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे कोई सुरखाव के पार नहीं लगे हुए कि मैंने बिल्कुल, मगर नहीं, मेरे ख्याल में एक मेरे जहन में था कि ये हम कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थोड़े से प्रोमिनेंट हो, थोड़ी सी हमारा भी नाम हो। यही स्टिमुलस था मुझे, बिल्कुल। और इसकी वजह से मैंने कुछ जो भी किया कराया वो किया। और मैं अभी भी अपने कोलीग्स को सबको कोशिश करता हूँ कि वो सारे मिल मिला के चलें और मिल मिला के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। एक अभी किताब 2 दिन में आने वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो उसमें वो जब आएगी तो फिर आपको बता दें। उसकी वजह से डमी पड़ी है माशाल्लाह। सर सबसे बेहतरीन बात है, मैं भी इसी काविश में हूँ, इसी कोशिश में हूँ कि मैं भी कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बड़े सिटी में रहता हूँ, तो मेरे पास तो आपकी रसाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रसाई मैं पूरे पाकिस्तान में ले जा सकूं। हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के बहुत से छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जो जहाँ पे आप जैसे काबिल डॉक्टर अवेलेबल नहीं, मगर अब तो नेट है, इसी वजह से तो है, हाँ इसी वजह से तो हम भी हैं। हाँ जी। और आम बंदों को जो इवन जो बहुत रिमोट इलाके में रहते हैं, मोबाइल उनके पास भी है, इसीलिए तो वो बड़ी मैं खैर मुझसे ज्यादा उनकी वो है, क्या कहना चाहिए, रिसर्च नहीं, उनका जो इस्तेमाल करने की सलाहियत उन लोगों की बहुत है। बिल्कुल ऐसी है। आप उनसे कुछ और करवा लें, हमें तो चलें थोड़े से फंक्शन आते हैं, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे आगे होते हैं, चाहे ना भी पढ़े लिखे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इन चीजों के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में ये जो नेट है, व्हाट्सएप है और दूसरी मोबाइल चीजें हैं, दे हैव मेड दिस एक्सेस वेरी इजी। तो मेरा जो है, मुझे कहीं से भी रिमोट से ये रीच किया जा सकता है, कांटेक्ट किया जा सकता है। मेरा नंबर है, बिल्कुल, मैं आपका ये जो कार्ड पे नंबर है ये नीचे लाजमन मेंशन करूंगा, 0300 844 8551 हाँ जी। ये डॉक्टर साहब का नंबर जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आप में से जो भी सर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो इसी गिवन नंबर पे आप सर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह का किसी किस्म की कोई क्वेरी हो है, कमर के दर्द का, हड्डियों जोड़ों का, दे कैन कांटेक्ट। अगर नहीं भी वो अफोर्ड कर सकता कोई ट्रीटमेंट लंबा चौड़ा, आई एम वेरी हैप्पी टू माशाल्लाह चैरिटी कह लें या अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाय कर दे, बगैर किसी कंपनसेशन के। आई एम हैप्पी टू डू। चले माशाल्लाह, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा बता दूं। माशाल्लाह सर ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप में से कोई भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो सर से इनके दिए हुए नंबर पे आपने राब्ता करना है और आपकी जो भी क्वेरी है तो सर आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो है थोड़ा सा गाइड कर देंगे, ताकि आप अपनी वहीं पे बैठे जो भी आपकी बीमारी है उसको बेहतर कर सकें, उसको जान सकें। अल्लाह पाक आपका सर इसको जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि हमें अपनी अल्लाह की रजा के लिए भी जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है। अच्छा सर, अब मैं कुछ बच्चों से हवालों से भी बच्चों के हवालों से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्या बच्चों में भी कमर दर्द का और इन चीजों का इशू हो सकता है? हाँ, बच्चों में क्यों नहीं हो सकता। बच्चों में ज़्यादातर जो है ना पैदाइशी नुक्स होते हैं कमर के। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाज़ का पैदाइशी नुक्स खाली कमर में ही होते हैं, बाज़ का उसके अंदर बाकी जोड़ हड्डियां और बाकी जो सिस्टम है जैसे कान नाक है, चेस्ट है, दिल है, गुर्दे हैं, ये सारे कुछ ना कुछ किसी हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये आमतौर पे जो पैदाइशी नुक्स होते हैं कमर के वो होते हैं, या डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिसमें स्कोलियोसिस है, जिसमें कमर का टेढ़ापन जो है वो आता है। इसके ये सारी चीज़ें बचपन में ही नमूदार होती हैं। वहीं बचपन में कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा बड़ा होता है वो नुमायाँ हो जाती है। उसके साथ फिर बाज़ बच्चों में उनके जो नर्व्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा सा प्रेस होता है या जोड़ ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से दर्द होती है। और जैसे भी डिफॉर्मिटी हो वो फिर भी वो पेनफुल होना शुरू हो जाती है कुछ अर्से बाद। उसके अलावा जो है जो एक तो होती है ना खाली स्कोलियोसिस, एक होता है स्कोलियोसिस के साथ और बड़ी बीमारियां होती हैं या और बाकी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जैसे दिल है, फेफड़े वगैरह वगैरह। उसमें आपका जो कह लें कि मरूसी एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है। उसमें हमारे यहाँ जो इंटर मैरिज जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। हम अपने कज़न मैरिज और इस किस्म की ख़ानदान के अंदर ही जो शादियाँ करते हैं ना, उसमें जो जीन्स जो है ना उनके एक्सप्रेशन या उनके जीन डोमिनेंस वगैरह या उनके कोई जो ऐसी बीमारी जो नहीं होनी चाहिए थी अगर हम दूर करते हैं तो वो आ जाती है। अच्छा। और उसमें कमर के प्रॉब्लम्स भी ठीक ठाक पाए जाते हैं। कमर टेढ़ी होती है, कमर डिफॉर्म्ड होती है, या कमर में कोई नुक्स होते हैं कि जो सही तरह बनी नहीं होती, उसकी बनावट में नुक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक होती। इसके अलावा बचपन में जो कमर का दर्द है, फ्रैक्चर कभी कभार होता है, इतना कॉमन नहीं, मगर चोट लगे तो हो सकता होता है। और बच्चों में आम तौर पे फ्रैक्चर जो है किसी को इग्नोर भी हो जाता है क्योंकि एक्सरे में ठीक ही नज़र आता है, अनलेस कि इतनी दर्द हो या कोई और प्रॉब्लम, फिर एमआरआई करें तो आपको नज़र आ जाती है चीज़ें कि क्या है। इसके अलावा इन्फेक्शन हमारे यहाँ टीबी जो है वो अभी तक गई नहीं। टीबी बहुत पाई जाती है, वो छोटी उम्र में ही पाई जाती है। इवन मैंने तो 1 साल के बच्चे में भी ऑपरेट किया इन बच्चों को जिनके टीबी होती है, और उनका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और तरीका है, मगर इलाज ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उन्हें ट्रीट करें तो वो उसके नताइज अच्छे निकलते हैं। तो इन्फेक्शन बड़ी ज़रूरी एलिमेंट है जो बचपन में पाया जाता है। पोलियो वगैरह अनलेस के ये टांगों में स्पाइन सेकेंडरीली इन्वॉल्व हो जाता है, बाज़ का बच्चों में पोलियो की वजह से भी इम्बैलेंस स्पाइन का हो जाता है। फिर जो बच्चे पैदा होते हैं जिसमें पैदाइश में मुश्किल होती है कि वो प्रीमेच्योर होते हैं या उनकी लेबर डिफ़िकल्ट होती है, उसकी डिलीवरी के दरमियान उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो उनके जो ब्रेन के जो है उसका कुछ हिस्सा ऑक्सीजन ना होने की वजह से मुतासर होता है। उन लोगों में भी, उन बच्चों में भी ये कमर की मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि एक तो स्पैज़म होता है और दूसरा स्पैज़म इतना वो नहीं होता सिमेट्रिक, वो थोड़ा सा एसिमेट्रिक होता है और वो तंग करता है। और क्योंकि ये जो बच्चों में पैदाइश के दरमियान जो डिफ़िकल्टी आती है उसमें टांगें भी मुतासर हो सकती, बाजू भी हो सकती, जिसकी वजह से स्पाइन सेकेंडरी भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये आपकी बर्थ प्रॉब्लम्स, आपकी जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, आपकी जो मरूसी बीमारियां हैं या आपकी पैदाइशी निकास पाए जाते हैं कमर में, ये सारी चीज़ें चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती हैं और वहीं पर उनको इलाज मुआवजा करना चाहिए।
हमारे यहाँ बच्चे देर से आते हैं क्योंकि वो शुरू में एक तो नोट नहीं करते हैं वालिदैन, अगर करते हैं तो उनको ये होता है कि पता नहीं क्या होगा, इसका इलाज होगा नहीं होगा, तो इसी शोशोपन में वो वक्त गुजार देते हैं। फिर दूसरा मेरे ख्याल में एक माशी हालात भी ऐसे हैं कि वो डरते हैं कि जैसे गए कितने बड़े पैसे खर्च होंगे, तो ये खासी बाज़ मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। तो मैं इन लोगों को यही कहूँ कि जैसे ही वो बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, माँ इज़ द फर्स्ट पर्सन के जो वो नोट करती है कि ये कमर में या कोई सा नुक्स है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उसे नुक्स आए कि ये बच्चा सही नहीं बैठता, एक तरफ टिल्ट करता है, या बच्चे की कमर में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, तो वो फौरी तौर पे किसी अच्छे मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाए और उसका कोई एक्सरे वगैरह या जो भी ज़रूरी है वो करके देख ले कि कोई नीचे नुक्स तो नहीं है, जो ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सही चल सके। हाँ, तो वो ताकि वो बाद में सही ग्रो कर सके, स्पाइन भी, और पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो ये वक्त के ऊपर जो इनको देख लिया जाए और उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए प्रॉब्लम को और तो उसका इलाज किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चे की ज़िंदगी है, उसकी मोबिलिटी है, उसका करियर है, फ्यूचर है, उसका ये सारी चीज़ें मुतासर करती हैं। अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो वो शुरू में बच्चे यही कहते हैं कि मुझे दर्द है, दर्द के अलावा तो कुछ नहीं। अगर दर्द नहीं जाता कुछ अर्सा, आपने जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या बगैर किसी दर्द की दवाई दे दी, उससे नहीं ठीक होता, तो उसको डिले करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको परसिस्ट करें कि जी आपने नहीं जाना या देर से जाना। आप हफ्ते 10 दिन बाद अगर दर्द ठीक नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाएं, एक एक्सरे या खून के टेस्ट कर लें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नज़र आ जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके मुताबिक आप वालिदैन को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आजकल ये तो कंफर्म बात है बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, कार्टून देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, इससे तो नहीं, बहुत मुश्किल है रोकना, लेकिन इसके साथ कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें ताकि उसका पोस्चर जो है वो काफ़ी देर ऐसे बच्चा कार्टून देखता रहता है, उसके बाद उसको कोई थोड़ा सी एक्सरसाइज करवा देने से वो उसका अजाला हो सकता है। हाँ, उसको क्योंकि वो मोबाइल नहीं छोड़ता बच्चा। तो नहीं, वो छोड़ देते हैं। ये वालिदैन की अपनी कमिटमेंट है और उनको ये देखना चाहिए कि अगर बच्चा एक गलत पोस्चर में, तो वो तो बच्चा तो नहीं समझता, वालिदैन तो समझते नहीं कि इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको रोकें, उसकी जो व्यूइंग जो है उसकी टेलीफोन की या लैपटॉप की, वो उसको कट डाउन करें एक सही वक्त। अब यूरोप में देखें, उनका जो फ़ोन शोन जो है वो बहुत कम होता है और इनकी टीवी की व्यूइंग भी जो है हफ्ते में बहुत लिमिटेड होती है। वो इसलिए कि ये सारी चीज़ें सही नहीं, इसको एक तो पढ़ाई लिखाई मुतासर होती है, दूसरा उनके जो ग्रोथ जो है बच्चों में सोशल ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो इस लिहाज से उन्होंने इसको लिमिट किया हुआ कि ये आपने इतने घंटे से ज़्यादा हफ्ते में नहीं देखना और मोबाइल का इस्तेमाल मिनिमम करना है। और हमारे यहाँ क्योंकि वालिदैन किसी और जगह बिज़ी होते हैं और बच्चे को फ़ोन देते हैं, बच्चा उसी के ऊपर खेलता रहता है, कार्टून देखता है और गेम्स खेलता है, तो वो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा अवेयरनेस करना उसके अजाले के लिए कोई एक्सरसाइज, उसकी पहले वालिदैन को तो समझाएं कि वालिदैन से वो रियलाइज़ करें कि ये इसके लिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेलीफोन या लैपटॉप इन ए बैड पोस्चर इज़ बैड फॉर द चाइल्ड। अगर वो नहीं, ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है ना, बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे को तो आप उसको लिमिट करें, उसकी पोस्चर बताएं कि भी सीधे होके बैठ, सीधी होके बैठेगा तो बार बार टोकेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है जो नॉर्मली आपने देखा होगा, पाकिस्तान में तो बच्चे को ना बहुत वजनी बैग पहना दिया जाता है। नहीं, उसका कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत एक्सेसिव बैग है, मगर स्कूल अब मेरा ख्याल है देखेंगे भाई। ये आपने बहुत बड़ी अवेयरनेस दी है, क्योंकि हमें ऐसे ही लगता था कि ये बैग पहनने से बच्चे में बहुत ज्यादा पोस्चर के और जो है ना कमर के दर्द के नहीं, यहाँ से उठा के वैगन में या गाड़ी में बैठ के वहाँ से उठ के क्लास में चले गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और अगर किसी को चल के जाना हो, मतलब सपोज करें 100 मीटर 200 मीटर अगर वजनी बैग, तो वो मसला कर सकते हैं नहीं कि वो नहीं वो को खास नहीं। चले, ये एक अच्छी अवेयरनेस होगी। देखिए बच्चों में मसल्स ठीक ठाक स्ट्रांग होते हैं, उनमें रेजिलियंस होती है, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि आप जो भी वजन उठाएं तो उसको दे विल टेक केयर ऑफ इट। और दूसरा, हाँ अलबत्ता वो परसिस्टेंटली आप एक ही पोस्चर में बैठे रहें तो फिर वो गलत है। बाकी जो है ऐसा बैग उठाने से नहीं है, हम भी इसी माशरे में इन्हीं हालात में पढ़े लिखे हैं, जो हमारे भी बस्ते उठाया करते हैं। हमें तो नहीं, बाकी नहीं बस्ता ऐसा नहीं कोई तंग करता। तो ये बच्चों में कमर दर्द और ऐसी शिकायत का जो घुटनों के दर्द, क्या ये दूध की कमी और ये ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हो सकते हैं? देखिए बच्चे आमतौर पे मेजॉरिटी लोग बच्चे जो हैं वो बड़े ठीक ठाक हेल्थी होते हैं। अगर बच्चा कोई कंप्लेन करता है कि मुझे दर्द है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बगैर किसी वजह के दर्द की कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी तो चीज अगर बच्चा अगर कंप्लेन करता है कि जी मुझे दर्द है, तो उसको जितना ज़रूरी इन्वेस्टिगेट करना है वो करें। अच्छा, मैं आखिरी ये चीज पूछूंगा कि कोई आप बच्चों में ऐसी एक्टिविटी रिकमेंड करेंगे घर वालों को कि ये चीज जरूर करवाएं अपने बच्चों को, कोई एक्सरसाइज छोटी सी घर में, या बस जो बच्चा खेलता है? नहीं एक्टिव रहें, जैसे जो बच्चे स्कूल में खेलते खोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, जो नॉट ओनली के फिजिकल एक्टिविटी के साथ खुराक बड़ी ज़रूरी है। खुराक में ये नहीं कि आप उसे क्या नाम है पिज़्ज़े सुबह शाम खाते जाएं, या वो वाकई बड़ा शौरमा क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट खा खा के मोटे हो जाते हैं। तो हमें उनको बैलेंस डाइट दें, उसके अंदर प्रोटीन, फ्रूट, वेजिटेबल्स हों, उसके अंदर दूध और दही का वाफर इस्तेमाल हो, और कार्बोहाइड्रेट्स बस जितने ज़रूरी उतने दें, और उसके साथ उनको फिज़िकली एक्टिव रहे, स्कूल कॉलेज में हिस्सा लें, मैं खेल स्पोर्ट्स में, और वो ठीक रहेंगे। और दूसरा देखें, हमारे यहाँ जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हड्डियों का भुरभुरापन जिसे कहते हैं, वो एक वजह हमारे यहाँ ये भी है कि हम बचपन में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, खुराक ठीक नहीं रहती, उसके जो मुआशी हैं, बाकी जो भी हालात हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपका दूध दही इतना नहीं इस्तेमाल करते और आप एक्टिव नहीं रहते, तो आपकी हड्डियाँ बचपन में ही या टीनेजर्स में ही इतनी मजबूत नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। और अगर वो इतनी टीनेजर्स में इतनी मजबूत नहीं होती, तो जब वो औरत या बंदा बड़ा हो जाता है, तो वो इतनी ही जल्दी वो नरम होना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरी होनी शुरू हो जाती है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आपका बैंक बैलेंस अगर आपका ठीक ठाक है एट सम स्टेज, तो वो बैंक बैलेंस आपका बहुत देर तक चलता रहेगा। अगर आपकी टीनेजर्स में एक्टिव रहें, आपकी खुराक ठीक है, आपका दूध दही लेना ठीक है, आप एक्टिव हैं, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और उसकी वजह से जब आप मेनोपॉज या एल्डरली एज आ जाती है, तो वो हड्डियों की मजबूती देर तक रहेगी एज़ कम्पेयर टू के उन लोगों में जिनमें हड्डियाँ यंग एज में ही नरम हैं। वो उसमें कैल्शियम की या बाकी जो चीज़ें अलामात या लवाजमात हैं हड्डी के अंदर, उनकी कमी की वजह से हड्डियाँ नरम रहती हैं, तो वो जल्दी टूटनी शुरू हो जाएंगी। मैं समझ गया। अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी ख्यालात या कोई वहम है या गलत फहमी है, उसको दूर किया जा सके। अगर आप चाहते हैं आपके साथ और ज्यादा डॉक्टर्स का पॉडकास्ट लेके आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको खुद उसका रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस दिए हुए नंबर पे डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें, तो डायरेक्ट डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी फेवर ये दिया कि अगर किसी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नंबर पे थोड़ा बहुत गाइड कर सकेंगे। शुक्रिया। इलाज भी कर सकते हैं। जी सर।